तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 11 चैप्टर 3 प्लांट किंगडम का टॉपिक जिम्नोस्पर्म। जैसा इनका नाम है जिम्नोस्पर्म, जिम्नो का मतलब होता है नेकेड और स्पर्म का मतलब होता है सीड। तो जरा शब्द पे ध्यान देंगे, जिम्नोस्पर्म एनसीईआरटी के पेज नंबर 38 लास्ट पैराग्राफ में जिम्नोस्पर्म लिखा। तो जिम्नो का मतलब नेकेड लिखा हुआ, देखो लिखा है ना, जिम्नो मतलब नेकेड। और बीज को प्लांट्स में सीड को क्या कहते हैं, स्पर्म। तो वो प्लांट जिनके बीज तो होते हैं लेकिन बीज के ऊपर कवरिंग नहीं होती, तो इनके जो सीड्स होते हैं ना, सीड्स विदाउट फ्रूट, यानी ये बीज बनाते हैं लेकिन बिना फल के। जैसे नॉर्मली क्या होता है, आप मार्केट से कोई भी फ्रूट खरीद के लाइए, आम खाते हैं आप, लीची खाते हैं, चीकू खाते हैं, सभी फलों के अंदर बीज होते हैं। बाहर से फल होता है, जूसी पार्ट पल्पी पार्ट होता है, जिसको हम लोग फ्रूट वॉल या फ्रूट कहते हैं। लेकिन ये जो मैं आपको ग्रुप पढ़ा रहा हूँ इसमें फ्रूट नहीं होगा, सिर्फ सीड। क्या होगा, सिर्फ यानी सीड्स विदाउट फ्रूट। और जिम्नोस्पर्म का मतलब होता है, जिम्नोस्पर्म का जो मीनिंग होता है वो है नेकेड सीड। किताब में लिखा हुआ है। अच्छा, अगर इनके सीड नेकेड है तो किसके सीड कवर्ड होते हैं भाई, एंजियोस्पर्म। एक्चुअली एंजियोस्पर्म के सीड ना फ्रूट वॉल के अंदर होते हैं। किसके अंदर होते हैं, फ्रूट वॉल। बल्कि इनके सीड्स तो नंगे होते हैं, ऐसे नेकेड होते हैं, आपको साफ साफ बीज नजर आ जाएगा बिना किसी फ्रूट वॉल के। तो सीड्स आर विदाउट फ्रूट वॉल, बिना फ्रूट वॉल के होते हैं सीड्स। फ्रूट वॉल को क्या कहते हैं, पेरिकार्प। क्या कहते हैं, फ्रूट वॉल को पेरिकार्प कहते हैं। तो इनके जो सीड्स होते हैं वो बिना फ्रूट वॉल के होते हैं, इसीलिए इनका नाम है जिम्नोस्पर्म। अब जिम्नोस्पर्म में वैरायटी ऑफ प्लांट्स है, लेकिन जैसे कि आपने ये सीड्स कभी देखे, खाए ऐसे बीज, इनको चिलगोजा कहते हैं। क्या कहते हैं, ये काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। अगर इंटरनेट पे चेक करोगे तो लगभग 6200 रुपये प्रति किलो, सबसे महंगा ड्राई फ्रूट है मार्केट में। ये किसका सीड होता है, जिम्नोस्पर्म का। तो जिम्नोस्पर्म का सीड है ना, इनको पाइन सीड्स भी कह सकते हैं आप, पाइन सीड्स, क्योंकि पाइन ट्री का नाम है। पाइन के ट्री के सीड से इनको बोलते हैं चिलगोजा, और ये खाए जाते हैं, एडिबल होते हैं और काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, न्यूट्रिएंट से भरे होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो कैंसर को प्रिवेंट करने में, कैंसर नहीं होगा अगर इसको खाएंगे रेगुलर, और एजिंग प्रोसेस को भी स्लो करता है, यानी बुढ़ापा थोड़ा देर से आएगा, इसके लिए काफ़ी महंगे होते हैं। पहाड़ों में आमतौर पर ऐसे ही मिल जाते हैं, पेड़ों के नीचे पड़े रहते हैं, हम लोग नोटिस नहीं करते, लेकिन ये सेल भी होते हैं, बेचे नहीं जाते। चिलगोजा, एडिबल सीड्स ऑफ पाइन। अब सिर्फ सीड है, इसके ऊपर कोई फ्रूट तो है नहीं, इसका मतलब दीज आर नेकेड सीड्स। कैसे सीड्स, सीड है बट उसके ऊपर कोई फल की दीवार, फ्रूट वॉल नहीं है। आया समझ में? आगे देखते हैं। जिम्नोस्पर्म में हमें दो ग्रुप पढ़ने हैं। एक तो हमें पढ़ना है साइकस। साइकस 38 पेज के लास्ट पैराग्राफ में नाम लिखा हुआ है साइकस, और दूसरा आपको पढ़ना है पाइनस। साइकस और पाइनस दोनों में क्या फर्क है? साइकस जो होता है वो डायोशियस होता है। डाई का मतलब क्या होता है, दो, और ईशियस का मतलब होता है बॉडी। यानी साइकस में दो शरीर होते हैं। कितने शरीर होते हैं, दो बॉडीज होती है। मेल की बॉडी अलग होती है और फीमेल की बॉडी अलग होती है, यानी इनके पास 2 डिफरेंट बॉडीज होती हैं, दो अलग अलग शरीर होते हैं। सो दे हैव 2 डिफरेंट बॉडीज। और इनके पत्ते देखो कैसे सुई जैसे निडल लाइक लीव्स होते हैं। एनसीईआरटी में 38 पेज के लास्ट में लिखा हुआ है, दे हैव निडल लाइक लीव्स एंड sunken stomata with thick cuticle to withstand extreme of temperature, लिखा है humidity, wind, लिखा है ना। जिम्नोस्पर्म्स आर वेल अडेप्टेड टू withstand, जिम्नोस्पर्म अच्छे से ढले होते हैं। withstand का मतलब टिके रहने के लिए, किसके खिलाफ टिके रहने के लिए, हाई टेम्परेचर में और ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर, ये सब झेल जाते हैं। कौन झेल जाते हैं, जिम्नोस्पर्म झेल जाते हैं। अब जिम्नोस्पर्म में मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ, यानी कि जो साइकस है, साइकस का प्लांट, इसकी 2 तरह की जड़ें होती हैं। एक होती है मोटी जड़ें, इन मोटी जड़ों को बोलते हैं कोरालॉइड रूट्स, और एक होती है इनकी नॉर्मल जड़ें। नॉर्मल जड़ें जैसे कि बाकी प्लांट्स की होती हैं, गहराई तक जाती हैं। तो नॉर्मल जड़ों में वही होगा, ब्रांच होगी जिसको टैप रूट कहते हैं हम लोग। फिर उन ब्रांचेस की और ब्रांच होगी, इस तरीके से पूरा एक गहराई तक जाता हुआ रूट का टैप रूट सिस्टम होगा। तो साइकस के पास 2 प्रकार की जड़ें होती है, एक जड़ें वो जो मोटी होती है और एक नॉर्मल जड़ें। साइकस में क्या होगा कि मेल प्लांट अलग होगा, फीमेल प्लांट अलग होगा, ठीक है। तो एक होगा मेल प्लांट और एक होगा फीमेल प्लांट। तो कितने शरीर हो गए इनके, 2 शरीर हो गए।
सो दे हैव टू डिफरेंट बॉडीज, इसीलिए यहाँ पे शब्द क्या यूज किया हुआ है, डायोशियस। डाई का मतलब होता है दो और ईशियस का मतलब बॉडी। सो मेल की बॉडी अलग है, फीमेल की बॉडी अलग है। पता और कैसे चलेगा कि कौन से पता लगेगा, मेल के पास नेल कोन होगा जो पोलन ग्रेन्स बनाएगा, फीमेल के पास सीड कोन होगा, वो आकार में अलग होगा। अब देखिए ये जो नीचे मोटी मोटी जड़ें दिख रही है इनको बोलते हैं कोरालॉइड रूट्स। क्या बोलते हैं इनको, कोरालॉइड रूट्स। मोटी जड़ें हैं ना इनको बोलते हैं कोरालॉइड रूट्स। और नीचे जो आपको दिख रही है हेल्दी रूट्स इनको बोलते हैं टैप रूट्स। कौन सी रूट्स, हाँ टैप रूट्स असली जड़ें हैं, कोरालॉइड रूट्स मोटी जड़ें हैं। और पत्ते आप देखो सुई जैसे पत्ते, यानी निडल लाइक लीव्स। ये तो लिखा था बुक में, कैसे लीव्स, निडल लाइक लीव्स, निडल लाइक लीव्स होते हैं। मैं पेज नंबर 38 के लास्ट पैराग्राफ से ही आपको सब बता रहा हूँ, ध्यान से देखो। अच्छा इनकी जो कोरालॉइड रूट्स होती है ना, कोरालॉइड रूट्स, उसमें लिखा हुआ है एनसीईआरटी में कि साइनोबैक्टीरिया होते हैं। कौन से बैक्टीरिया होते हैं, यस। कोरालॉइड रूट्स दो चीजें, एक तो रूट है, रूट्स प्लस एसोसिएशन किसका, साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया जिसको ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी। तो रूट्स और साइनोबैक्टीरिया जब मिलकर साथ रहते हैं तो ऐसी रूट्स को क्या कहते हैं, कोरालॉइड रूट्स। ये जो साइनोबैक्टीरिया, आपको पता है साइनोबैक्टीरिया कई प्रकार के होते हैं, लेकिन उनमें से एनाबेरिना होता है इसके अंदर। कौन सा होता है, एनाबेरिना। आपने चैप्टर 2 में नाम सुना था ना, एनाबेरिना नोस्टॉक। तो याद रखना एनाबेरिना नाम का बैक्टीरिया इसकी जड़ों में घर बना लेता है। किसकी जड़ों में, साइकस। और साइकस में मेल प्लांट अलग है, फीमेल प्लांट अलग है, यानी साइकस कैसा है, डायोशियस। समझ में आया। इसकी जड़ें कैसी हैं, कोरालॉइड रूट्स। अच्छा कोई फायदा है बैक्टीरिया का, बिल्कुल फायदा है। ये बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। क्या करता है, और नाइट्रोजन फिक्सेशन करके सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाता है। सॉइल की क्या बढ़ाता है, यानी वो मिट्टी ज्यादा उपजाऊ होगी जिसमें नाइट्रोजन ज्यादा होगी। और ये हेल्प करता है कौन, एनाबेरिना। एनाबेरिना क्या है, साइनोबैक्टीरिया जो किसके अंदर घुसा हुआ है, रूट्स के अंदर। क्या बोलते हैं रूट्स को, और ये रूट्स आपको किस में मिलेंगी, साइकस। साइकस में मेल बॉडी अलग है, फीमेल बॉडी अलग है, यानी साइकस कैसा प्लांट है, पाइनस ऐसा नहीं होता है। पाइनस देखो कैसा होता है, आपने क्रिसमस ट्री देखा है, क्रिसमस ट्री जैसा कोई ट्री नहीं होता। सुनना ध्यान से, हम जो बोलते हैं ना क्रिसमस ट्री, किसी भी पेड़ को अगर आप क्रिसमस वाले दिन सजा दो तो वो कहलाता है क्रिसमस ट्री। एक्चुअली क्रिसमस ट्री किसी ट्री का नाम नहीं है, वो तो क्रिसमस वाले दिन किसी पेड़ को अगर चमका रखा हो, डेकोरेट कर रखा हो, दैट इज कॉल्ड क्रिसमस ट्री। आया समझ में। तो ये कोन की शेप का ट्री है, कैसा, कोन की शेप का, इसलिए इन्हें कॉनिफर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, यस, पाइनस कॉनिफर्स में आता है। कॉनिफर्स इसलिए बोला क्योंकि ये कोन शेप का है। कैसी शेप का है, कोन शेप का। और ये हिली एरिया में होते हैं जहाँ स्नोफॉल होता है, हिमपात, बर्फबारी होती है, क्योंकि स्नोफॉल होगा तो बर्फ गिरेगी तो छट जाएगी ना साइड में। इसलिए आपने देखा होगा हिली एरिया पे जो घर होते हैं वो भी स्लोप वाले होते हैं, छत उनकी फ्लैट नहीं होती, नहीं तो बर्फ इकट्ठा होती रहेगी। तो ये ट्रीज का फॉरेस्ट होता है पूरा का पूरा, उनको बोलते हैं कॉनिफेरस फॉरेस्ट। कैसा फॉरेस्ट, कॉनिफेरस फॉरेस्ट। अब ये जो आपको दिख रहा है इसमें दो प्रकार के कोन होते हैं, एक होते हैं मेल कोन, दो तरह के कोन लगते हैं इसमें, मेल कोन और एक लगते हैं फीमेल कोन। तो दोनों कोन एक ही प्लांट पे लग रहे हैं, एक ही प्लांट पर दोनों कोन लग रहे हैं। तो मैं पाइनस के प्लांट को क्या कहूँगा, मोनोइशियस। क्या कहूँगा, इसमें मोनो का मतलब क्या होता है, सिंगल, और ईशियस का मतलब होता है बॉडी। जैसे डायो का मतलब, डाई का मतलब होता है टू, ईशियस का मतलब होता है बॉडी। ऐसी मोनोइशियस में मोनो का मतलब होता है सिंगल। क्या होता है, सिंगल। और ईशियस का मतलब होता है बॉडी। तो इसमें सिंगल बॉडी में दोनों सेक्सेस मिल गए आपको, यहाँ दो अलग बॉडी में दो अलग सेक्सेस हो गए। तो साइकस कैसा है, डायोशियस। पाइनस कैसा है, मोनोशियस। अब ये पेड़ आपके होते कहाँ है, मतलब ये पाइनस का ट्री हमें आम तौर पे कहाँ मिलेगा, ये हमको मिलते हैं हिली एरिया, पहाड़ी इलाकों। और हिली एरिया में आपको पता होना चाहिए पहाड़ की ढलान पे पानी रुकता तो है नहीं, पानी रुकता नहीं है, इसीलिए इनको पानी की बड़ी दिक्कत होती है। मतलब अब आप कहोगे सर सारा पानी तो पहाड़ों से ही पिघल के, बर्फ पिघल के ही आता है, फिर इन्हें पानी की कैसी दिक्कत है। एक्चुअली ये जो पेड़ होते हैं ना, ये पहाड़ों की ढलान पर होते हैं। अब क्योंकि ये पहाड़ों की ढलान पर होते हैं, उसकी वजह से पानी रुकता तो है नहीं, पानी तो फ्लो करता है, नीचे आ जाता है। सही पेड़ है, ऐसे होते हैं। तो
कॉनीफेरस फॉरेस्ट, आपने देखा भी होगा। कौन सा फॉरेस्ट? कॉनीफेरस फॉरेस्ट। और पेड़ पहाड़ों की ढलान पर है। पेज नंबर 38 के लास्ट पैराग्राफ पर लिखा है ना, दे आर अडेप्टेड टू विदस्टैंड। विदस्टैंड का मतलब क्या होता है? टिके रहना, एक्सट्रीम ऑफ हैबिटेट। मतलब तेज हवा भी झेल सकते हैं, गर्मी भी झेल सकते हैं, सूखा भी झेल सकते हैं। क्यों झेल सकते हैं? क्योंकि इनकी शेप ऐसी है। ये कौन से ट्री है? कॉनीफर्स। आपको पहाड़ों में बहुत मिल जाएंगे ऐसे शंकुधारी पेड़, है ना। ऐसे फॉरेस्ट को कॉनीफेरस फॉरेस्ट कहते हैं। अगर पानी बहता भी है तो सीधा नीचे आएगा, डूबेगा थोड़ी। इसका मतलब पानी की दिक्कत है इनको। अब क्योंकि इनको पानी की दिक्कत है तो इनमें क्या होता है, इनके जो पत्ते होते हैं ना वो सुई जैसे होते हैं, निडल लाइक लीव्स ऐसे होते हैं, सुई जैसे पत्ते, सुई जैसे निडल लाइक लीव्स। ये देखो ऐसे बारीक पत्ते होंगे, सुई जैसे, निडल लाइक लीव्स ऐसे। और ये पत्ते सूखने के बाद जब नीचे गिरते हैं ना बड़े फिसलन भरे हो जाते हैं, इन पे चलना बड़ा मुश्किल है, फिसलते ही। जो हिली एरिया में गया होगा उसको देखे होंगे कैसे लीव्स होते हैं, निडल लाइक लीव्स। आजकल सीजन है, एप्पल खा रहे होंगे आप लोग, सेब खा रहे होंगे, तो आपने एक चीज नोटिस की होगी, एप्पल यानी सेब को अगर अच्छे से किसी कपड़े से रब किया जाए तो शाइन मारता है। शाइन क्यों मारता है? क्योंकि उसके ऊपर एक नेचुरल वैक्स होता है, उसको बोलते हैं क्यूटिकल। क्या बोलते हैं? क्यूटिकल। क्यूटिकल कैसी लेयर है? वैक्स की लेयर है। क्यूटिकल कैसी लेयर है? वैक्स की लेयर है। अब क्यूटिकल जैसी वैक्सी लेयर पत्तों के ऊपर होती है, इसलिए पत्तों में एक नेचुरल शाइन होती है। क्या होती है? नेचुरल शाइन। आप किसी भी पत्ते को ऐसे कपड़े से पोंछो, चमक मारता है। क्यों? क्योंकि उस पर वैक्स कोटेड होता है और वो वैक्स मॉइस्चर को खोने से बचाता है। अब दिन भर धूप पड़ती है, ऐसे तो सारा पानी पत्तों का हवा में उड़ जाएगा, तो उसको उड़ने से रोकने के लिए एक वैक्स की लेयर होती है जिसको क्यूटिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? और वो ज्यादा मोटी होगी इसके पत्तों में। आ रही बात समझ? देखो बुक में लिखा है कि नहीं लिखा है? एक क्यूटिकल। और एक और चीज लिखी होगी संकन स्टोमेटा, अंडरलाइन करो। संकन स्टोमेटा यानी ऐसे स्टोमेटा जो गहराई में होते हैं। देखो नॉर्मली क्या होता है, लीफ के सरफेस पे स्टोमेटा होते हैं, स्टोमेटा से हवा में पानी उड़ता है, ट्रांसपिरेशन कहते हैं उसको। लेकिन स्टोमेटा अगर गहरे गड्ढों में होंगे, संकन मतलब होता है डूबा हुआ। अगर ये सरफेस है तो सरफेस पे स्टोमेटा नहीं होगा, अंदर गहराई में होगा, तो ऐसे स्टोमेटा को आप क्या कहोगे? संकन स्टोमेटा। और संकन स्टोमेटा का फायदा क्या होता है? धूप डायरेक्टली नहीं पड़ती स्टोमेटा, तो पानी जो ट्रांसपिरेशन में पानी का लॉस होना है वो भी कम होता है। अब जब बेचारों के पास पानी कम है तो लॉस भी तो कमी करेंगे, क्योंकि आपको तीनों पॉइंट्स मिले बुक में, निडल लाइक लीव्स, क्यूटिकल और संकन स्टोमेटा। ये सारे अडैप्टेशंस हमको देखने को मिलते हैं कौन से प्लांट्स में? जिम्नोस्पर्म्स, ताकि ये मुश्किल से मुश्किल माहौल में भी आराम से रह लें। क्या बात समझ में आती है? तो जिम्नोस्पर्म मुश्किल से मुश्किल माहौल में भी रह लेते हैं क्योंकि इनके पास निडल लाइक लीव्स होते हैं, एक क्यूटिकल होता है और संकन स्टोमेटा। कोई डाउट? अब आगे देखते हैं। ये देखिए, ये पत्ते हैं पाइन ट्री के, ये वाकई में पाइन ट्री है। और पाइन ट्री के आप देख रहे हो लीव्स। क्या देख रहे हो बेटा? लीव्स। अब इनके लीव देखो कैसे, निडल लाइक है ना, सुई जैसे पतले हैं, निडल लाइक लीव्स, निडल लाइक लीव्स है। आगे देखो, ये पेड़ देखो आप कितना ऊंचा है, ये पाइन ट्री है। कौन सा ट्री है? पाइन ट्री। ये आपको उत्तराखंड, हिमाचल में बहुत मिल जाएगी पहाड़ी इलाकों में। आप एक चीज नोटिस करो, ये ऊपर से कोनिकल शेप के, कैसी शेप के? पॉइंटेड है ना ऊपर को, दैट इज वाई हम इन्हें कॉनिफर्स में काउंट करते हैं। किसमें काउंट करते हैं? अब आप लोग सर इसे कॉनिफर बोले या पाइन ट्री? देखो कॉनिफर एक कैटेगरी है, उस कैटेगरी में देवदार का पेड़ भी आता है, उस कैटेगरी में पाइन ट्री भी आता है। तो बड़ी कैटेगरी कौन है? कॉनिफर्स। कॉनिफर्स मतलब वो सारे पेड़ जो ऊपर से कोन शेप के हैं। कैसी शेप के हैं? कोन शेप के। इनकी ब्रांच नहीं होती, ये वैसे नहीं होते जैसे गांव में बरगद का पेड़ होता है, फैला रहता है, लोग उसके नीचे बैठ सकते हैं, धूप से बच सकते हैं, ऐसा नहीं होता। ये फैलता नहीं है ज़्यादा, ये ऊंचा होता है। वैसे पेड़ों को हमको कहते हैं कॉनिफर्स। पाइन ट्री हिंदी भाषा में चीड़ का पेड़। और देख लो कैसे होते हैं, स्लोप पे, ढलान पे होते हैं, और इसी के सीड को खाया जाता है, जिसे क्या बोलते हैं? चिलगोजा। अब आपके सामने ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको फीमेल कोन कहते हैं। क्या कहते हैं? फीमेल कोन। अभी ये कैसे पता लग गया कि ये फीमेल है? एक्चुअली इससे मिल रहा है आपको सीड। बच्चों इससे क्या मिल रहा है आपको? सीड। तो जिससे मिलेगा सीड, उस कोन को बोलेंगे सीड कोन। उस कोन को क्या बोलेंगे? सीड कोन। चाहे आप बोलो फीमेल कोन या बोलो सीड कोन, मतलब ये वाला कोन। लीफ आप देख सकते हैं पाइन ट्री के लीफ कैसे,
निडल लाइक लीव्स है। कैसे लीव्स है? निडल लाइक लीव। और ये जो कोन आपको दिख रहा है, इसमें मौजूद ये लकड़ी के स्ट्रक्चर जो बाहर निकले हैं, इसमें हर स्ट्रक्चर एक स्पोरोफिल है, मेगास्पोरोफिल। जब कई सारे मेगास्पोरोफिल को एक साथ इकट्ठा करेंगे तो बनेगा फीमेल कोन। कौन सा कोन? और फीमेल कोन से ये जो सीड निकलते हैं, ये पाइन सीड्स हैं जिन्हें खाया जाता है, एडिबल पाइन सीड्स। चिलगोजा बोला था ना मैंने अभी, ये खाए जाते हैं और काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, न्यूट्रिशनली बहुत हेल्दी होते हैं। कौन से सीड्स? पाइन सीड्स, है ना। बताया था ना हिंदी भाषा में दाम कहते हैं इनको, है ना। बेटा बादाम को अलग चीज़ है। बादाम क्यों बोलेंगे? सोचो जरा, क्यों बोलेंगे बादाम? बादाम ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है, तो कुछ ऐसा बोलेंगे ना जो अलग होगा उससे। अब देखो ये पेड़ पे इस तरीके से होते हैं, उल्टे होते हैं, लेकिन इस कोन की शेप थोड़ी अलग है ना, क्योंकि ये वैरायटी अलग है। तो पाइन की भी कई सारी वैरायटीज होती है, लेकिन यहाँ पर आप जो ये कोन देख रहे हो, ये फीमेल कोन है। कौन से कोन है? याद रखना, जो बीज लगता है ना वो सिर्फ फीमेल कोन में लगता है, मेल में नहीं लगता। तो मेल में क्या लगता है? मेल में पोलन ग्रेन लगते हैं। क्या लगते हैं? देखिए ये पाइन के वही निडल लाइक लीव्स है और ये ऐसे फ्लावर की तरह खुला हुआ है। ये कौन सा कोन दिख रहा है आपको? ये फीमेल कोन है। कौन सा कोन है? फीमेल कोन। तो ये जो कोन आपने दिमाग में बिठा रखा है, असल में ये फीमेल कोन है। इसी को आप लोग सीड कोन भी कहते हो। कौन सा कोन कहते हो? सीड कोन। और इसी से सीड मिलता है, लेकिन फर्टिलाइजेशन के बाद। अब जो स्क्रीन पे आप देख रहे हो, ये है मेल कोन। ये कौन सा कोन है? मेल कोन। क्योंकि आप देखो इससे ना पाउडर सा निकल रहा है, वाइट वाइट। एक्चुअली ये येलो कलर का पाउडर है, इसीलिए मेल कोन को पोलन कोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्योंकि मेल कोन पोलन ग्रेन रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है? इससे जो व्हाइट व्हाइट पाउडर निकल रहा है, ये सारे पोलन्स हैं। क्या रिलीज हो रहे हैं? पोलन्स रिलीज्ड। अच्छा, पोलन्स जो होते हैं ना वो थोड़े येलो कलर के होते हैं। पोलन ग्रेन जो होते हैं वो कैसे कलर के होते हैं? येलो कलर के। पाइन ट्री के पोलन ग्रेन्स थोड़े से येलो कलर के होते हैं, येलोविश कलर के होते हैं, जिसकी वजह से इस कंडीशन को सल्फर शावर कहते हैं। क्या कहते हैं? सल्फर शावर। हाँ, सल्फर शावर में सल्फर थोड़ी ना बरस रहा है आसमान से। एक्चुअली सल्फर एक ऐसा एलिमेंट है जो पीले रंग का पाया जाता है। सल्फर कैसे रंग का? येलो। अब येलो कलर के पोलन ग्रेन निकल रहे हैं, हवा में धूल फैल गई पीली पीली, तो पीली पीली धूल को हमने क्या बोला? सल्फर शावर। तो सल्फर शावर कब होता है? जब मेल कोन से बहुत बड़ी मात्रा में क्या रिलीज होते हैं? पोलन ग्रेन। तो हवा ही पीली हो जाती है। इस कंडीशन को कहते हैं सल्फर शावर। आया समझ में? कौन से कोन से? मेल कोन से। और मेल कोन को हम लोग क्या कहते हैं? पोलन कोन। जिस पे बीज लगेगा उसे क्या कहेंगे? फीमेल कोन। फीमेल कोन पे पोलन नहीं निकलते, फीमेल कोन से तो हमको सीड मिलता है। क्या बात समझ में आती है? और ये सीड्स खाने लायक होते हैं, एडिबल होते हैं। बस इन सीड्स के ऊपर क्या नहीं होता? फ्रूट। आप जो प्लांट पढ़ रहे हो ना, वो ऐसे प्लांट है जो सीड तो बना रहे हैं बट विदाउट फ्रूट्स। जनरली आपने क्या देखा है? हर फ्रूट के अंदर सीड होता है, सीड्स आर कवर्ड बाय फ्रूट। लेकिन आज आप एक खास पौधा पढ़ रहे हो, मतलब एक खास कैटेगरी पढ़ रहे हो जिसमें सीड तो बन रहे हैं बट विदाउट फ्रूट। एंड दीज आर जिम्नोस्पर्म। क्या नाम है इनका? जिम्नोस्पर्म। तो याद रखना, जिम्नोस्पर्म का मतलब होता है नेकेड सीड। कैसे सीड्स? तो बीज इनके नंगे होते हैं, विदाउट एनी फ्रूट वॉल। बोलो मेरे साथ, विदाउट एनी फ्रूट वॉल। दीज आर जिम्नोस्पर्म्स। और उसमें भी हम लोग आज जो लाइफ साइकिल पढ़ेंगे वो किसकी पढ़ेंगे? पाइनस। पाइनस कैसा पेड़ है? शंकुधारी पेड़ है, यानी कॉनिफेरस ट्री है। कैसा ट्री है? कॉनिफेरस ट्री। और ये कहाँ मिलता है? हिली एरिया में। ठीक है, अगर आपने कभी ऐसे पेड़ देखे हो तो हमेशा हिल्स में ही देखे होंगे। ठीक है, सल्फर शावर। अब आपके सामने दुनिया का सबसे ऊंचा और बड़ा पेड़ है, इसका नाम 38 पेज के लास्ट पैराग्राफ में ही है, सिकोइया। देखो बुक में लिखा होगा सिकोइया, और उसके आगे लिखा होगा जाइंट रेडवुड ट्री। मिला? एनसीईआरटी में लिखा है जाइंट रेडवुड ट्री। रेडवुड इसलिए बोलते हैं क्योंकि लाल रंग की लकड़ी होती है इसकी, और जाइंट इसलिए क्योंकि ये सच में बहुत बड़ा होता है। ये इंडिया में नहीं होते, ये कैलिफोर्निया में होते हैं। कहाँ होते हैं? कैलिफोर्निया में। इनकी थिकनेस देखो आप, ये एक इंसान का साइज है और ये पेड़ का आकार देखो, कितना बड़ा साइज है इस पेड़ का। इस पेड़ के बारे में सबसे गजब की बात इसका लाइफ स्पैन है। इसका लाइफ स्पैन 4000 साल से भी ज्यादा का हो सकता है। मतलब इस पेड़ की जिंदगी 4000 साल की है। ऑब्वियसली इतना बड़ा बनने में 4000 साल तो लगेंगे ही लगेंगे। जाइंट है पेड़, नॉर्मल पेड़ नहीं है। साइज देखो पेड़ का, ये इंसान का साइज है, पेड़ का साइज है। कौन से पेड़ है? सिकोइया, जाइंट रेडवुड ट्री।
और ये किस में आते हैं? जिम्नोस्पर्म्स में आते हैं। सिकोया, द जाइंट रेडवुड ट्री, ठीक है। कहाँ होते हैं? इसमें लिखा भी होगा कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया में होते हैं। मैंने आपको 38 के लास्ट पैराग्राफ में, ओके। जाइंट रेडवुड ट्री, हाइट बहुत ज़्यादा होती है। अभी देखो इतना बड़ा पेड़ है, इसके बीच में से आदमी पास हो रहा है, देखो। हालांकि वो डैमेज हो गया होगा तो रास्ता बना लिया लोगों ने, बट पेड़ का साइज देखो, बीच में से लोग जा रहे हैं, गाड़ी पास हो रही है, इतने बड़े आकार का पेड़ है। यहाँ पे कंपैरिजन दे रखा है साइज का, ठीक है, ठीक है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी की हाइट ये है, और पेड़ की हाइट स्टैचू ऑफ लिबर्टी से भी ज़्यादा है, 350 मीटर से भी ज़्यादा, देख लो, 350 मीटर से भी ज़्यादा की हाइट, रेडवुड ट्री। अब आते हैं दुनिया के सबसे छोटे जिम्नोस्पर्म, स्मॉलेस्ट। वो तो सबसे टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म था, ये स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म है। मैंने आपको नोट्स दिए थे, अगर आपने पढ़े होंगे तो उसमें लिखा हुआ है स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म होता है जामिया, मिला आपको? स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म क्या होता है? जामिया। जामिया सबसे छोटा जिम्नोस्पर्म। सबसे बड़ा कौन है? सिकोया। सिकोया सबसे बड़ा है, लेकिन सबसे छोटा कौन है? जामिया। ये उसके पत्ते हैं। अच्छा, अब ये मोटी मोटी जड़ें आपको अलग ही दिखेंगी ना, थोड़ी सी डिफरेंट है। थिकनेस देखो इनकी कितनी मोटी जड़ें हैं। इन जड़ों को बोलते हैं कोरालॉइड रूट्स। कौन सी रूट्स? कोरालॉइड रूट्स। और ये ज़्यादा गहराई में नहीं जाती है, ऊपर ऊपर ही रहती है। पता है ये ऊपर ऊपर क्यों रहती है? क्योंकि ज़्यादा नाइट्रोजन, एक्सेस ऑफ नाइट्रोजन इनहिबिट करता है, रोकता है। इनहिबिट करने का मतलब क्या है? रोकना, रूट की ग्रोथ। मतलब अगर सॉइल में नाइट्रोजन ज़्यादा होगी तो रूट को ग्रो करने से रोकेगी। ज़्यादा नाइट्रोजन सॉइल में रूट्स को ग्रो नहीं होने देती, क्योंकि रूट्स सॉइल में गहराई में जाते हैं किसकी तलाश में? नाइट्रोजन की तलाश में, कि नाइट्रेट मिलेगा, यूरिया मिलेगा। लेकिन वही अगर उन्हें सरफेस पे मिल जाए तो रूट को ज़्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। इसीलिए ये रूट ज़्यादा गहराई में जाती नहीं है। क्या नाम है इनका? कोरालॉइड रूट्स। और कोरालॉइड रूट्स में क्या होता है? एसोसिएशन होता है। किसका? रूट प्लस, मतलब इसमें दो चीज़ें होती हैं। यस, कौन सा बैक्टीरिया? इसमें दो चीज़ें, एक तो रूट है प्लांट की, कौन से प्लांट की? साइकस। और दूसरा इसमें साइनोबैक्टीरिया है। और तुम्हें पता है साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। अच्छा, करेक्ट नाम क्या है? साइनोबैक्टीरिया की ब्लू ग्रीन एल्गी? ब्लू ग्रीन एल्गी पुराना और गलत नाम है, लेकिन बोला जाता है तो याद रखेंगे। अब इसमें जो रूट है वो रूट्स किसकी? कौन से प्लांट की है? साइकस। साइकस की रूट है। और ये साइनोबैक्टीरिया जो है इसका नाम है एनाबेना। एनाबेना, ओके। ये क्या है? साइनोबैक्टीरिया, जो क्या करेगा? नाइट्रोजन फिक्सेशन करके क्या बढ़ाएगा? सॉइल की फर्टिलिटी। फर्टिलिटी समझते हैं? मिट्टी की पैदा करने की क्षमता। तो मिट्टी की पैदा करने की क्षमता कौन बढ़ा रहे? साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। इससे रूट को तो फायदा हो रहा है। और ऐसी जड़ें क्या कहलाती है? कोरालॉइड, जो आपको कौन से प्लांट में मिलेंगी? साइकस मोनोशियस है कि डायोशियस है? अभी देखा था ना, डायोशियस। डायोशियस का मतलब क्या होता है? जिसमें दो डिफरेंट बॉडीज हो। तो साइकस में अभी बताया ना मैंने आपको, मेल की बॉडी अलग होती है, फीमेल की बॉडी अलग होती है। तो साइकस क्या है? डायोशियस। पाइनस में सेम बॉडी में दोनों होते हैं, तो पाइनस क्या है? मोनोशियस। आया समझ में? ये देखिए, साइकस आपने रियल में देखा होगा पार्क वगैरह में, ऐसा होता है। बड़े काफी कड़क पत्ते होते हैं इसके, हार्ड सुई जैसे चुभ जाते हैं। तो ये आपको साइकस का प्लांट नजर आ रहा है, ये देखिए, देखा होगा आपने रियल में। इनको बोलते हैं पिन्नेटली कंपाउंड लीव्स। देखा है बुक में? which may persist many years, कई साल तक ये पत्ते टिके रहते हैं। लिखा है ना उसमें, पिन्नेटली कंपाउंड लीव्स। कैसे लीव्स है ये? पिन्नेटली कंपाउंड लीव्स। और ये लिखा है ना, परसिस्ट मैनी ईयर, कई साल तक टिके रहते हैं। और सुई जैसे पतले पत्ते, निडल लाइक लीव्स। और उनके ऊपर मोटी लेयर होगी किसकी? वैक्स की, जिसे क्या बोलते हैं? क्यूटिकल। आ रहा है समझ में? कौन सा प्लांट है ये? अब साइकस में एक ऑर्नामेंटल प्लांट है, खूबसूरत पौधा है, तो लोग इसे अपने घरों के आसपास लगाते हैं खूबसूरती के लिए, क्योंकि अट्रैक्टिव है, अच्छा लगता है। और एक लिविंग फॉसिल भी है। कीर्ति, क्या होता है लिविंग फॉसिल? फॉसिल वो होते हैं जो पत्थरों में दबे होते हैं, अवशेष, प्लांट्स और एनिमल्स के। लेकिन अगर कोई ऑर्गेनिज्म फॉसिल्स में भी है और आज भी जिंदा है तो उसे लिविंग फॉसिल कहते हैं।
क्या कहते हैं? लिविंग फॉसिल वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अवशेष तो मिले हमें डायनासोर्स की हड्डियों के साथ यानी प्राचीन वक्त में, लेकिन वो आज भी इस दुनिया में है जिंदा, तो उनको बोलते हैं लिविंग फॉसिल। तो साइकस बहुत पुराना प्लांट है जो आज भी। अच्छा अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे प्लांट्स की जड़ें दिखा रखी हैं दो तरह की, एक जिनमें फंगस है और एक जिनमें फंगस। हालांकि फंगस को हम लोग बीमारियों के लिए जानते हैं, लेकिन अभी मैं जिस फंगस की बात कर रहा हूँ ये बहुत अच्छी फंगस है। जब भी किसी शब्द में माइको आता है तो उसका मतलब फंगस होता है, जैसे माइकोलॉजी मतलब फंगस की स्टडी। और आपने देखा होगा कि सभी फंजाई के नाम के आगे माइसिटीज आता है, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिजियोमाइसिटीज, ट्यूटेरोमाइसिटीज, याद आया कुछ? तो माइको मतलब फंगस और राइजा, राइजा मतलब होता है रूट्स। जब भी किसी शब्द में राइजा आए इसका मतलब किसकी बात हो रही है? जड़ों की। जैसे हम ब्रायोफाइट्स पढ़ रहे थे पिछली क्लास में, तो मैंने आपको बोला था कि ब्रायोफाइट्स के पास रूट तो नहीं होती, राइजोइड्स होते हैं। तो राइजो मतलब क्या होता है? जड़ जैसा। तो फंगस और रूट का एसोसिएशन, मतलब ये जो एसोसिएशन है ये दो चीज़ों का है, तो फंगस है इसमें और दूसरा रूट्स है, और दोनों मिलकर साथ साथ रहते हैं। तो इनके इस एसोसिएशन को, इस रिश्ते को क्या नाम दिया है? माइकोराइजा। आ रहा है समझ में? तो माइकोराइजा दोनों का एसोसिएशन। अब माइकोराइजा में दोनों को फायदा है, फंगस को फायदा है रूट से, रूट को भी फायदा है फंगस, दोनों को एक दूसरे से जबरदस्त फायदा है, इसलिए दोनों साथ साथ रहते हैं। कैसे फायदा देखो, रूट क्या देगी फंगस को? शुगर देगी। क्या देगी? शुगर का मतलब होता है फूड, क्योंकि प्लांट है भाई, प्लांट के ऊपर तो सनलाइट पड़ेगी, सनलाइट पड़ेगी तो प्लांट क्या करेंगे? फोटोसिंथेसिस, तो उससे ग्लूकोज बनेगा। बोलो क्या बनेगा? ग्लूकोज। और ग्लूकोज क्या होती है? शुगर। तो प्लांट जो ग्लूकोज बनाएंगे वो ग्लूकोज नीचे आएगा जड़ों में, प्लांट जो ग्लूकोज बनाएंगे वो नीचे आएगा जड़ों में, और जड़ किसको देंगी? फंगस को। क्या फंगस खुद अपना खाना बना सकता है? नहीं, बिकॉज फंगस हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। फंगस क्या होते हैं? तो उनको चाहिए बना बनाया खाना, तो वो मिल गया ना शुगर। किसने दिया? किसकी रूट ने? प्लांट की रूट ने। किसको दिया? फंगस को दिया। अब फंगस जो है वो डिकम्पोजिशन के लिए जानी जाती है। अगर आप अपना कोई भी फूड आइटम, रोटी सब्जी को लेना ऐसे ही छोड़ दो तो विद इन फ्यू आवर्स वो सड़ना शुरू हो जाता है। तो कौन सड़ाता है उसे? फंगस सड़ाता है। हर चीज़ को सड़वाने वाला, उसको तोड़ने वाला, सड़ने का मतलब होता है तोड़ना, ब्रेक करना, कौन करता है? फंगस। मान लीजिए किसान खेतों में गाय का गोबर डालता है ये सोचकर कि खाद लगेगी, तो गाय का जो गोबर है, एनिमल डंप, वो तब तक प्लांट के काम नहीं आएगा जब तक वो डिकम्पोज नहीं होगा। क्या नहीं होगा? तो खेतों में जो खाद डालते हैं, जैसे पुरानी पत्ते, पेड़ पौधों के पत्ते है ना, पुरानी फसल का बचा कुचा हिस्सा, या गाय भैंसों का गोबर, वो सब जब तक सड़ेगा नहीं उसमें मौजूद मिनरल्स रिलीज नहीं होंगे, और मिनरल्स रिलीज नहीं होंगे तो सॉइल में अवेलेबल, और सॉइल में अवेलेबल नहीं होंगे तो प्लांट के काम नहीं आएंगे। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप डायरेक्टली प्लांट के आसपास बहुत सारा खाद डाल दो और वो टूटा हुआ ना हो तो प्लांट उसे यूज नहीं कर पाएगा। यहाँ पे रोल प्ले कौन करता है? फंगस क्या करता है? ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ता है। किसको तोड़ता है? ऑर्गेनिक मैटर, और उसमें मौजूद मिनरल्स को रिलीज करता है ताकि वो मिनरल किसके लिए अवेलेबल हो जाए? रूट्स के लिए। तो फंगस ट्रेस मिनरल, ट्रेस मिनरल्स का मतलब होता है जो बहुत कम मात्रा में सॉइल में होते हैं, तो वो ट्रेस मिनरल्स, ट्रेस मिनरल्स में क्या आता है? फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, ये वो मिनरल्स हैं जो बहुत कम मात्रा में मिट्टी में होते हैं। उन कम मिनरल्स को भी चुन चुन के किसको देता है? रूट को। तो रूट को भी फायदा है और फंगस को भी फायदा है। दोनों के इस फायदा को, क्या रिश्ते को क्या नाम दिया है? माइकोराइजा। अगर आपके पास अभी बुक है एनसीईआरटी की तो 186 पेज पे देखो, फर्स्ट पैराग्राफ की लास्ट लाइन में लिखा हुआ है, फर्स्ट पैराग्राफ की लास्ट लाइन में लिखा हुआ है, 186 पे आओ, फर्स्ट पैराग्राफ की लास्ट लाइन में लिखा हुआ है, पाइनस सीड डज नॉट जर्मिनेट विदाउट माइकोराइजा। मतलब पाइनस का बीज, अंडरलाइन कर दो इसको, पाइनस का बीज बिना माइकोराइजा के जर्मिनेट नहीं होगा। दोबारा बोलो, पाइनस का जो बीज है अगर आप वो लेकर दिल्ली आ गए, पहाड़ों से दिल्ली ले आए, आपने सोचा गमले में लगाता हूँ इसका प्लांट, तो नहीं होगा जब तक क्या नहीं होगा? माइकोराइजा। तो माइकोराइजा एक बहुत ही जबरदस्त एसोसिएशन है किसके बीच में? फंगस के और रूट्स। आ रहा है समझ में? दोनों को फायदा होता है, प्लांट को भी फायदा होता है और रूट को भी फायदा होता है। अब आगे देखिए, तो आप देखिए यहाँ पे ध्यान से, जो माइकोराइजा के साथ है, मतलब जहाँ पे फंगस है वहाँ पे आप देखिए ज्यादा वाइट वाइट हो रहा है, और जहाँ पे फंगस नहीं है वहाँ पे वाइट वाइट ज्यादा नहीं है। तो वो जो आपको वाइट वाइट पार्ट दिख रहा है वो असल में कौन है? वो फंगस है। फंगस का माइसीलियम पढ़ा था ना नेटवर्क प्रोफाइल, और जहाँ फंगस नहीं है वहाँ नॉर्मल सिर्फ जड़ें ही जड़ें। और देखो प्लांट की ग्रोथ यहाँ कम है वहाँ पे ज्यादा, फर्क पड़ता है, प्लांट की ग्रोथ पे फर्क पड़ता है।
क्या बात समझ में आ रही है? अब देखिए यहाँ पे एक कार्टून की मदद से समझा रखा है कि फंगस और प्लांट की रूट आपस में हाथ मिला रहे हैं ना, हाथ मिला रहे हैं, इसका मतलब ये कैसा एसोसिएशन है? सिम्बायोटिक एसोसिएशन। सिम्बायोटिक का मतलब होता है दोनों को एक दूसरे से हो रहा है फायदा। भाई रूट को फायदा हो रहा है, ठीक है, और बदले में फंजाई को भी फायदा हो रहा है। इस रिश्ते को हम क्या बोलते हैं? सिम्बायोटिक एसोसिएशन। क्या नाम दिया मैंने अभी? माइको। इसमें माइको मतलब फंगस और राइजा मतलब, ठीक है, और ये हायर प्लांट की रूट्स में मिलता है। हायर प्लांट्स पर होते हैं जिम्नोस्पर्म और बेटा हायर प्लांट्स का मतलब हाइट से नहीं है, लंबाई से नहीं है। हायर प्लांट्स का मतलब है इवोल्यूशन से। जैसे इवोल्यूशन के हिसाब से स्मॉलर प्लांट्स कौन है? ब्रायोफाइट्स, एल्गी और टेरिडोफाइट्स। हायर प्लांट्स कौन है? जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स। तो उनकी जड़ों में आपको मिलेगा क्या? ये देखिए, जैसे हम कई बार गमला टूट जाता है, गमले में से रोटेट करते हैं, तो उसमें जड़ें ऐसे ऐसी वाइट वाइट दिखता है, तो इसमें जो वाइट वाइट है दो चीज़ें होती हैं। एक तो इसमें रूट होती है, रूट्स होती हैं, प्लस नीचे की तरफ जो ज़्यादा वाइट वाइट धागे होते हैं फंगस होते हैं। तो रूट और फंगस का एसोसिएशन होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? माइकोराइजा। आ रहा है समझ में? अब ये हमारे सामने कोन है दो तरह के, ध्यान से देखिए, दो तरह के कोन है। एक कोन है फीमेल कोन, ये वाला कौन सा कोन है? फीमेल कोन। आपने देखा होगा कई बार, ऐसा रियल लाइफ में भी देखा होगा, बहुत खूबसूरत होते हैं, पहाड़ों में बहुत मिल जाते हैं कभी कभी जाओ। और ये बात आपने नहीं देखा होगा क्योंकि इतना आसानी से नहीं दिखता, ये होता है मेल। एक्चुअली इसे कोई यूज़ ही नहीं करता, जैसे उसको तो फिर भी घर में सजाने के लिए थोड़ा डेकोरेट कर सकते हैं, इसको आप यूज़ ही नहीं कर पाएंगे। वजह, इसको छुएंगे आपके हाथों में पीला पीला पाउडर लग जाएगा, आप इसे कैरी करोगे, कैरी बैग में सारा पीला पीला हो जाएगा, आप गाड़ी में लाओगे, गाड़ी गंदी हो जाएगी आपकी। तो कहने का मतलब ये है कि ये इतना आसान नहीं है कैरी करना, क्योंकि इसमें से हर हमेशा येलो कलर के छोटे छोटे डॉट्स झड़ते रहते हैं। यानी क्या झड़ते रहते हैं? पोलन ग्रेन्स। ये छोटे छोटे येलो डॉट्स मैं बना रहा हूँ, ये असल में क्या निकल रहे हैं इसमें से? पोलन ग्रेन्स। तो जो रिलीज करता है पोलन वो होता है मेल कोन, इसीलिए मेल कोन को हम लोग कहते हैं पोलन कोन। क्या कहते हैं? पोलन कोन, क्योंकि मेल कोन रिलीज करता है किसको? पोलन ग्रेन्स, जिनका कलर कैसा होता है? येलो होता है। और जब येलो कलर के पोलन बहुत बड़ी मात्रा में रिलीज होते हैं, उस कंडीशन को बोलते हैं सल्फर शार्ट, याद रहेगा। जबकि फीमेल कोन के अंदर यहाँ पर अंदर सीड बनते हैं, यहाँ पे अंदर ये ऐसी जगहों पे सीड बनते हैं। क्योंकि इसके अंदर सीड बनते हैं तो हम इसको सीड कोन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? तो फीमेल कोन का दूसरा नाम होता है सीड कोन। आया समझ में? फीमेल कोन इज नोन एज सीड कोन। ओके, जबकि पोलन कोन यानी मेल, तो कोन कितने तरह के हो गए बेटा? दो तरह के होते हैं, एक हो गए फीमेल कोन और एक हो गए मेल कोन। आया समझ में? और क्योंकि दोनों एक ही प्लांट पे होते हैं तो पाइनस कैसा होता है? क्या हम इसके सीड खा सकते हैं? यस, एडिबल होता है। अजीब बात क्या है कि इनके सीड के ऊपर कोई फ्रूट की बॉल नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि जो कैटेगरी ऑफ प्लांट्स हम पढ़ रहे हैं वो कौन है? जिम्नोस्पर्म। और जिम्नोस्पर्म का मतलब होता है नेकेड सीड्स। नेकेड मतलब विदाउट एनी कवरिंग। आ रहा है समझ में? अच्छा, फिर अब आगे इनकी लाइफ साइकिल में आपको दिखा देता हूँ कैसे होती है लाइफ साइकिल। जो मेन प्लांट बॉडी होती है ना पाइनस की, मेन प्लांट बॉडी जिसके ऊपर ये डिपेंडेंट होती है और काफ़ी हाइट होती है, सिकोया में तो आपने देख लिया 100 मीटर से भी ज़्यादा ऊपर जा रही है। तो मेन प्लांट बॉडी जो इनकी होती है वो होता है स्पोरोफाइट। क्या होता है? स्पोरोफाइट इज द मेन प्लांट बॉडी। इनका मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट होता है। और स्पोरोफाइट पे दो तरह के कोन लगते हैं। कितने तरह के कोन लगते हैं? दो तरह के। ये इनका मेन प्लांट बॉडी है। इस मेन प्लांट बॉडी को आप बोलेंगे स्पोरोफाइट। जरा इस शब्द को तोड़ना बीच में से। स्पोरो मतलब स्पोर्स और फाइट मतलब, तो वो प्लांट बॉडी जो स्पोर बनाए उसे क्या कहते हैं? बच्चों स्पोर कैसे बनते हैं? मियोसिस से। स्पोर कैसे बनते हैं? मियोसिस किस में होता है? हैप्लॉइड में कि डिप्लॉइड में? डिप्लॉइड सेल में होता है मियोसिस, तभी तो रिडक्शन एंड डिवीजन बोलते हैं, तभी तो डिप्लॉइड से हैप्लॉइड सेल बनती है। तो क्योंकि मियोसिस होगा इस प्लांट में तो इसीलिए इसका नाम है स्पोरोफाइट। और ये क्या बनाएगा? स्पोर। इसमें दो तरह के लगते हैं कोन्स। बताओ कौन से दो तरह के लगते हैं कोन्स? जी बिल्कुल, एक लगते हैं मेल कोन और एक लगते हैं फीमेल कोन। दो तरह के कोन लगते हैं। मैंने आपको बताया था कोन होता क्या है? कॉम्पैक्ट मास ऑफ स्पोरोफिल बता दिया था ना। कई सारे स्पोरोफिल अगर एक साथ इकट्ठा हो जाए तो उसे कोन भी बोलते हैं, लैक्स भी बोलते हैं और स्ट्रोबिलाई भी बोलते हैं। ये बात बताइए।
चलो 39 पेज के स्टार्टिंग में देख लो एक बार, 39 पेज के स्टार्टिंग में देख लो। जैसे मान लो कि ये एक प्लांट है और इस पे ये पत्ते पे स्पोर लगते हैं, तो जिन पत्तों पे स्पोर लगते हैं उन पत्तों को आप स्पोरोफिल कहोगे। क्या कहोगे? स्पोरोफिल। फिल का मतलब क्या होता है? पत्ता। जिस पत्ते पे लगेगा स्पोर उस पत्ते को आप क्या कहेंगे? स्पोरोफिल। आ रहा है समझ में? उस पत्ते को आप कहेंगे स्पोरोफिल। ध्यान से। तो ये सारे के सारे पत्ते, इन पे क्योंकि स्पोर लगते हैं तो हम इन्हें बोलेंगे स्पोरोफिल। अब इन पे टिश्यू है, चलो पहले नाम रख देते हैं। ये पत्ता स्पोरोफिल है। क्यों है ये स्पोरोफिल? क्योंकि इस पे स्पोर लगते हैं। तो पूरा प्लांट क्या कहलाएगा? स्पोरोफाइट। प्लांट क्या कहलाएगा? स्पोरोफाइट। पूरा प्लांट स्पोरोफाइट कहलाएगा, उसके पत्ते स्पोरोफिल कहलाएंगे। क्या बात समझ में आती? और इस पे ये टिश्यू होगा जिसमें स्पोर लगते हैं। ये टिश्यू है जिसमें क्या लगते हैं? स्पोर। आ रहा है समझ में? ये वो टिश्यू है जिसमें स्पोर लगते हैं। तो इस टिश्यू को क्या कहते हैं बच्चों? वेरी गुड, इसे स्पोरेंजियम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पोरेंजियम। अब मान लीजिए कि ये अलग अलग पत्ते, स्पोरेंजियम कैसा होता है? डिप्लॉयड होता है क्योंकि मियोसिस मान लीजिए। अब मान लीजिए सारे पत्ते एक साथ इकट्ठे हो गए, ये अलग अलग पत्ते नहीं रहे, एक साथ इकट्ठे हो गए, ऐसे एक कॉम्पैक्ट मास इन्होंने बना दिया, इकट्ठे हो गए। ये एक साथ इकट्ठे हो गए सारे पत्ते। तो ये जो कॉम्पैक्ट मास बना है इसको बोलते हैं कोन। क्या बोलते हैं इसको? कोन। इसी को कोन कहते हैं या इसको लैक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? लैक्स। और इसे स्ट्रोबिलाई भी कहते हैं। तो कोन, लैक्स और स्ट्रोबिलाई क्या होता है? ये होता है बच्चों कॉम्पैक्ट मास। क्या होता है? कॉम्पैक्ट मास। क्या आपको 39 पेज पे मिला ये लिखा हुआ? कॉम्पैक्ट मास किसका? स्पोरोफिल का। कॉम्पैक्ट मास ऑफ स्पोरोफिल। देखो जब तक अलग अलग थे तब तक नाम क्या था? स्पोरोफिल। समझे? जब तक ये देखो पत्ते अलग अलग थे तब तक नाम क्या था? स्पोरोफिल। लेकिन जब एक साथ इकट्ठे हो गए तो नाम क्या बन गया? तो कोन कब बोलना है? जब बहुत सारे स्पोरोफिल एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं। तो क्या इसके अंदर स्पोरेंजियम होगा? हाँ। बिल्कुल होगा। जब स्पोरोफिल है तो स्पोरेंजियम भी तो होगा, यानी कोन के अंदर स्पोर लगते हैं। समझ में आया? कोन के अंदर स्पोर लगते हैं तो स्पोरेंजियम होते हैं। अब ये जो कोन होते हैं ना, ये दो तरह के होते हैं, एक जिनपे बड़े स्पोर लगते हैं और एक जिनमें छोटे स्पोर लगते हैं। जिनपे बड़े स्पोर लगते हैं उन्हें बोलते हैं मेगास्पोर, है ना? बोलते हैं मेगास्पोरोफिल। मेगास्पोरोफिल, हाँ, फीमेल स्पोर। और छोटे वाले रहेंगे तो बोलेंगे माइक्रोस्पोर। आपको कोन समझ में आ रहा है? क्या है? क्या है कोन? कॉम्पैक्ट मास ऑफ स्पोरोफिल। जब सारे स्पोरोफिल एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे, तो क्या बनेगा? कोन। इसी को लैक्स भी कहते हैं और इसी को स्ट्रोबिलाई। और ये पेड़ है, इस पे दो तरह के कोन लग रहे हैं, मेल कोन भी लग रहा है और फीमेल कोन भी लग रहा है। अब मेल कोन पे जो पत्ते हैं, जो पत्ते मेल कोन पे लग रहे हैं, उन पत्तों को आप क्या कहोगे? उन पत्तों को कहोगे माइक्रो स्पोरोफिल। क्या कहोगे? माइक्रोस्पोरो। और माइक्रोस्पोरोफिल पे जो माइक्रोस्पोरोफिल पे जो टिश्यू होगा उस टिश्यू को क्या कहेंगे? माइक्रोस्पोरोफिल पे टिश्यू होगा ना, उस टिश्यू को कहेंगे माइक्रोस्पोरेंजियम। क्या कहेंगे आप? माइक्रोस्पोरेंजियम वो टिश्यू होता है जिसके अंदर माइक्रोस्पोर लगते हैं। स्पोरोफाइट कैसा है? डिप्लॉइड। तो मेल कोन कैसा होगा? डिप्लॉइड। माइक्रोस्पोरोफिल कैसा होगा? डिप्लॉइड। माइक्रोस्पोरेंजियम कैसा होगा? डिप्लॉइड। अब माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर होगा रिडक्शनल डिवीजन। कैसा डिवीजन? रिडक्शनल। क्या आप जानते हो रिडक्शनल डिवीजन किसे कहते हैं? बिल्कुल सही बात, मियोसिस को कहते हैं। और मियोसिस होते ही क्रोमोसोम की संख्या जस्ट हाफ, आधी हो जाती। तो हाफ होने पे छोटे छोटे स्पोर बनेंगे ना। तो क्या बोलेंगे आप इन छोटे छोटे स्पोर्स को? इन छोटे छोटे स्पोर्स को आप बोलेंगे माइक्रोस्पोर्स। कौन से स्पोर्स? माइक्रोस्पोर्स। माइक्रोस्पोर्स सारे के सारे छोटे छोटे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, माइक्रोस्पोर्स। और ये माइक्रोस्पोर्स थोड़े से डेवलप होकर, मतलब जब ये डेवलप होंगे तो ये बड़ी सी सेल बना लेंगे, ठीक है, जिसके ऊपर एक हार्ड कवरिंग आ जाएगी। और ये जो स्ट्रक्चर बन के तैयार होगा
इसी को कहेंगे पोलन ग्रेन। क्या कहेंगे? पोलन ग्रेन। और इसके अंदर एक छोटी सी सेल और इसका टेढ़ा मेढ़ा न्यूक्लियस, तो एक बड़ी सेल होगी इसमें प्रोथैलियन सेल, फिर साथ में स्टेराइल सेल्स भी होती है। मतलब कुल मिला के 5 सेलों का स्ट्रक्चर होता है। बाकी सेल खत्म हो जाती है, लेकिन जो सबसे मेन सेल होती है इसमें वो एक ही होती है, जिसे हम कहते हैं मेल का गैमीट। किसका गैमीट? मेल का गैमीट। तो मेल का गैमीट एक ही होता है। अब ये पूरा स्ट्रक्चर मेल का गैमीट कैरी कर रहा है, तो इस पूरे स्ट्रक्चर को मेल गैमीटोफाइट कहते हैं। हाँ, क्यों कहते हैं मेल गैमीटोफाइट? क्योंकि मेल के गैमीट को कैरी कर रहा है अपने अंदर, है ना। जो मेल गैमीट को कैरी करे वो मेल गैमीटोफाइट, और मेल गैमीटोफाइट को ही पोलन ग्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? पोलन ग्रेन। पर मैंने आपको बताया था, अगर याद हो, पोलन ग्रेन तो हल्के पीले रंग के होते हैं, बताया था ना भी, येलो कलर के होते हैं पोलन ग्रेन्स। तो ये पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर है। तो पोलन ग्रेन उड़कर आएंगे फीमेल के इलाके में, और जब ये उड़कर आते हैं तो उस प्रोसेस को पॉलिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉलिनेशन का मतलब होता है पोलन ग्रेन का विंड के थ्रू डिस्पर्स होना, हवा के थ्रू डिस्पर्स होना और फीमेल के कोन के पास पहुंचना। दैट इज कॉल्ड पॉलिनेशन। पॉलिनेशन होने के बाद पोलन ग्रेन के अंदर से एक ट्यूब निकलती है। मतलब ये जो है पोलन ग्रेन पूरा का पूरा देखो उड़कर किधर आ जाएगा? फीमेल कोन के पास आ जाएगा, और फिर इसके अंदर से ट्यूब निकलेगी, और इस ट्यूब को हम लोग बोलेंगे क्या? इस ट्यूब को हम लोग क्या बोलेंगे? पोलन ट्यूब। कौन सी ट्यूब? पोलन ट्यूब। और पोलन ट्यूब क्या कैरी करती है? पोलन ट्यूब कैरी करती है मेल गैमीट्स। इस पोलन ट्यूब के अंदर मेल गैमीट होगा। जो मेल गैमीट अभी इधर दिख रहा था वो आगे निकल जाएगा वहां से। ये मेल गैमीट गायब यहाँ से। अब वो मेल गैमीट रास्ते में काफी आगे पहुंच चुका है, लेकिन यहाँ पहुंच चुका है, ठीक है, आगे पहुंच चुका है। और कौन सी ट्यूब से पहुंचा है? पोलन ट्यूब। आ रहा है समझ में? वहीं जो फीमेल कोन था, फीमेल कोन के अंदर बड़े बड़े स्पोर बनाने वाला मेगा स्पोरोफिल, जहाँ माइक्रो लग रहा था उसकी जगह क्या लगा दो? बस मेगा लगा दो, मेगा स्पोरोफिल। ये डिप्लॉइडी कैसी होगी? डिप्लॉइड। फिर ये डिप्लॉइड बोलेंगे इसको, है ना। फिर ये इसके अंदर जो टिश्यू होगा उस टिश्यू को क्या बोलेंगे? मेगास्पोरेंजियम। जैसे ऊपर आपने माइक्रोस्पोरेंजियम लिखा था, यहाँ क्या लिख दिया? और ये कैसा होता है? डिप्लॉइड। इसमें कौन सा सेल डिवीजन होगा? मेयोसिस डिवीजन होगा। मेयोसिस कैसा सेल डिवीजन है? रिडक्शनल डिवीजन। तो ये बड़े बड़े जो स्पोर बने ना, बड़े बड़े, इनको बोलते हैं मेगास्पोर। कौन से स्पोर? तो ये बड़े बड़े जो स्पोर आपको दिख रहे हैं, these are called मेगास्पोर। उसमें छोटे स्पोर बने थे, उन्होंने क्या बोला गया? माइक्रोस्पोर। या उनके बड़े स्पोर। अब ये जो है मेगास्पोर में से एक डेवलप होता है, सारे डेवलप नहीं होते, और इससे बनता है तो जाओ आर्चेगोनिया बनता है। क्या बनता है? आर्चेगोनिया। लेकिन पता है किसके अंदर बनेगा? फीमेल गैमीटोफाइट के अंदर, क्योंकि स्पोर के जनरेशन से क्या बनता है? या तो स्पोर के जनरेशन से गैमीटोफाइट बनता है, लेकिन यहाँ पे कौन सा गैमीटोफाइट बनेगा? फीमेल गैमीटोफाइट, है ना। और फीमेल गैमीटोफाइट जो है, देखो बच्चों, फीमेल गैमीटोफाइट जो है इसके अंदर फीमेल सेक्स ऑर्गन लगेगा। फीमेल सेक्स ऑर्गन को बोलते हैं आर्चेगोनियम। क्या बोलते हैं? आर्चेगोनियम। एक से ज्यादा होगा तो आर्चेगोनिया बोलना। आर्चेगोनिया बोलोगे तो क्या हो जाएगा? प्लूरल। आर्चेगोनिया प्लूरल है, और आर्चेगोनियम बोलना मतलब सिंगुलर। एक हो गया। ये है क्या? ये है फीमेल सेक्स ऑर्गन। इसी ने एफएसओ लिखा है, समझ जाओगे एफएसओ का मतलब? फीमेल सेक्स ऑर्गन है आर्चेगोनियम। अब होगा क्या? इस आर्चेगोनियम के अंदर एक सेल होती है जिसको बोलते हैं हम लोग एग सेल, और ये वेट कर रही होती है किसका? मेल के गैमीट का। और मेल गैमीट खुद स्विमिंग करके आता है इसके पास, कि उसे लाया जाता है? उसे लाया जाता है। और लाती है पोलन ट्यूब लाती है। अगर खुद स्विमिंग करके आता तो अलग बात थी, तो उसको तो जबरदस्ती लाया जा रहा है। किसको लाया जा रहा है? मेल के गैमीट को लाया जा रहा है।
तो मेल के गैमेट को कौन ला रही है? पोलन ट्यूब ला रही है। किसके पास ला रही है? एग के पास ला रही है। और जब ऐसा होगा मेल का गैमेट एक्स सेल के पास आएगा तो फिर क्या हो जाएगा? सिनगैमी। सिनगैमी यानी कि फर्टिलाइजेशन। सिनगैमी मतलब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। और तुमको पता है फर्टिलाइजेशन होती है प्लॉइडी चेंज हो जाती है। जो अभी तक हैप्लॉइड थे वो क्या हो जाएंगे? डिप्लॉइड। लेकिन याद रखना जिम्नोस्पर्म में पॉलिनेशन हवा से होता है। किससे होता है? विंड से होता है। तभी तो सल्फर शावर कंडीशन है। जैसे नॉर्मली प्लांट्स में आप देखो मधुमक्खी पॉलिनेशन करती है, बटरफ्लाई पॉलिनेशन करती है। जिम्नोस्पर्म पॉलिनेशन किससे होता है? विंड से, हवा से होता है पॉलिनेशन। हवा में उड़ते हैं और इतने सारे फूल होते हैं, हवा ही पीली दिखती है, उसको बोलते हैं सल्फर शावर। अब जब एग सेल मिलेगा, मेल गैमेट मिलेगा एग सेल से, सिनगैमी होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, तो एक पहली सेल बनेगी जिंदगी की फर्स्ट सेल, उसे क्या बोलते हैं? ज़ाइगोट। द फर्स्ट सेल ऑफ नेक्स्ट जनरेशन इज ज़ाइगोट। बन गया ज़ाइगोट। इसका नाम है ज़ाइगोट। और ज़ाइगोट की प्लॉइडी क्या होती है? डायहैप्लॉइड नहीं, डिप्लॉइड। क्या बोलते हैं? डिप्लॉइड। अच्छा, फिर ज़ाइगोट ग्रो करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। और ज़ाइगोट सेल डिवीजन करेगा, माइटोसिस करेगा, ग्रो करेगा, तो एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बनाएगा। उस मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? उसको एम्ब्रियो कहते हैं। क्या कहते हैं? और एम्ब्रियो भी डिप्लॉइड होगा क्योंकि भाई माइटोसिस हो रहा है, प्लॉइडी में कोई चेंज। माइटोसिस से प्लॉइडी कभी चेंज हुई है किसी की? नहीं हुई है। अब इससे जो स्ट्रक्चर बनेगा उसके ऊपर सीड कोट होगा ऐसे, और उसके अंदर एक नन्ही सी जान होगी। नन्ही सी जान कौन है? एम्ब्रियो। यानी कि सीड बन चुका है पूरा। क्या बन चुका है? ये पूरा सीड बन चुका है। और आपको पता है चिलगोजा इसी को कहते हैं, याद आया? हाँ। तो सीड कैसा होता है? डिप्लॉइड। लेकिन सीड से प्लांट कब बनेगा? जब सीड का क्या होगा? जब सीड का जर्मिनेशन होगा। क्या होगा? सीड का जर्मिनेशन से प्लांट बनेगा। तो देखो जिस पॉइंट से हमने स्टार्ट किया था वापस वहीं पे आ गए। यानी कि साइकिल पूरी। व्हाट इज दिस? लाइफ साइकिल। क्या बोलेंगे आप इसको? लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल। और आप इसे किसकी लाइफ साइकिल कहेंगे? यस, इसे बोलते हैं लाइफ साइकिल ऑफ पाइनस। आया समझ में? ये पाइनस की लाइफ साइकिल है, ध्यान से देखो। ठीक है, तो प्लॉइडी में चेंज दो जगह पे आ रहा है। प्लॉइडी में चेंज दो जगह पे आ रहा है। एक तो मियोसिस के वक्त सब कुछ क्या हो गया? हैप्लॉइड। और फिर सिनगैमी के बाद हर चीज क्या होगी? डिप्लॉइड। तो जिंदगी का ये वाला जो भाग है, इस पार्ट को आप क्या कहेंगे? डिप्लॉन्टिक। ये कौन सी लाइफ है? डिप्लॉन्टिक लाइफ है। तो इसमें आप लिखेंगे 2 है। और जिंदगी का ये वाला भाग हैप्लॉन्टिक है। वही हर चीज हैप्लॉइड है ना इधर। तो जिंदगी के इस हिस्से को आप क्या कहेंगे? हैप्लॉन्टिक। क्योंकि क्रोमोसोम के सेट कितने हर सेल के अंदर? सिंगल। ये हैप्लॉन्टिक लाइफ है और ये डिप्लॉन्टिक लाइफ है। फीमेल गमीटोफाइट भी होता है और मेल गमीटोफाइट भी होता है। ये फीमेल गमीटोफाइट है, ठीक है। और मेल गमीटोफाइट का नाम पोलन ग्रेन है। फीमेल गमीटोफाइट का अलग से कोई नाम नहीं होता। जैसे मेल गमीटोफाइट का नाम पोलन ग्रेन होता है, ऐसे फीमेल का कोई अलग से नाम। फीमेल कितना सेक्स ऑर्गन होता है, जैसे बोलते हैं आर्चिगोनियम, लेकिन मेल का कोई सेक्स ऑर्गन नहीं होता है, इंट्रोड्यूस वगैरह कुछ नहीं होता, सिर्फ पोलन ग्रेन होता है। और पोलन ग्रेन कैसे आता है? उड़ के आता है। किसके द्वारा? विंड के द्वारा। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? पॉलिनेशन। और जब वो फीमेल के इलाके में पहुंचता है तो क्या बनती है? पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब के अंदर कौन होता है? मेल गैमेट। बेटा मेल गैमेट कैसे होता है? हैप्लॉइड होता है। कैसा होता है? और वो फीमेल गैमेट के पास आ रहा होता है। फीमेल गैमेट क्या होता है? किसको बोलते हैं? फीमेल गैमेट, एक्सेल। किसको बोलते हैं? और मेल एक्सेल के पास आएगा पॉलिनेशन यानी पोलन ट्यूब के बाद, और वो होगा क्या? सिनगैमी। सिनगैमी होते ही दो हैप्लॉइड सेल मिलकर एक डिप्लॉइड सेल बनाते हैं, जिसको क्या कहते हैं? ज़ाइगोट। ज़ाइगोट बन गया। यानी कौन सी जिंदगी खत्म? हैप्लॉन्टिक। और कौन सी जिंदगी शुरू? समझ में आ रहा है? और पहली सेल बनाए ज़ाइगोट। ज़ाइगोट डिवाइड करके क्या बनेगा? एम्ब्रियो। एम्ब्रियो डिवाइड करके क्या बनेगा? सीड। और सीड के ऊपर एक हार्ड कवरिंग होती है। ये हार्ड कवरिंग जिसको सीड कोट कहते हैं, ये एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करता है तब तक जब तक फेवरेबल कंडीशन ना आ जाए। क्या ना आ जाए? फेवरेबल कंडीशन। बारिश होगी, पानी आएगा, सीड का जर्मिनेशन होगा, और सीड के जर्मिनेशन से बनेगा क्या? स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट यानी कि मेन प्लांट बॉडी। आप देख लो कितना फर्क आ गया है। कहाँ हम ब्रायोफाइट्स में देखते थे मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट, और उस पर डिपेंडेंट छोटा सा स्पोरोफाइट। आज देखो, आज मेन प्लांट बॉडी कौन है? स्पोरोफाइट, और उस पर डिपेंडेंट छोटा सा गैमेटोफाइट। तो इवोल्यूशन के साथ साथ किसका साइज बढ़ा है? स्पोरोफाइट। किसका साइज घटा है? गैमेटोफाइट लगातार छोटे होते गए, और यहाँ तो इतने छोटे हो गए कि वो मतलब आसानी से नजर भी नहीं आते। पोलन कितने छोटे होते हैं?
इसीलिए अगर कोई आपसे पूछता है कि भाई लाइफ साइकिल कैसी है पाइनस की, तो आप एक ही जवाब देंगे कि पाइनस की लाइफ साइकिल डिप्लॉन्टिक होती है। कैसी होती है? डिप्लॉन्टिक। जैसे आप बोलते थे ना पहले हैप्लोडिप्लॉन्टिक में, यहाँ पे आप बोलेंगे कि डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है। आप सीधा डिप्लॉन्टिक बोलेंगे, जैसे आपको साफ साफ दिख रहा है कि सर हैप्लॉन्टिक भी है डिप्लॉन्टिक भी है, फिर भी आप डिप्लॉन्टिक बोलोगे, इसको इग्नोर करते हैं। भाई क्यों करना है इसको इग्नोर? इसको इग्नोर इसलिए करना है क्योंकि इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। जैसे आप अपने घर पे रहते हो, आपके घर पे कोई शादी का कार्ड, कोई इन्विटेशन आता है तो आपके पेरेंट्स के नाम से आता है ना, या आपके दादा दादी साथ में रहे तो उनके नाम से आ रहा होगा। आपके नाम से कोई इन्विटेशन आता है? नहीं आता, क्योंकि वो घर आपके नाम पर नहीं है। आपका कोई अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है, आपका अपने नाम का कोई राशन कार्ड इशू नहीं हुआ है, बिजली का बिल आपके नाम का नहीं है। तो याद रखना, क्योंकि आपकी अपनी खुद की पहचान नहीं है, तो इसीलिए आपको लोग सोसाइटी उतनी इंपॉर्टेंस नहीं देती जो वैल्यू आपके मम्मी पापा की है। तो वैसे यहाँ पे आप देखो, पोलन ग्रेन हो या फीमेल गमीटोफाइट हो, होते तो दोनों इसी पेड़ पर है, मेल कोन और फीमेल कोन के अंदर। पहले क्या होता था? दिल के आकार का छोटा सा प्रोथैलस जमीन पे ग्रो करता था, प्रोटोनीमा जमीन पे ग्रो करती थी अलग से, यानी स्पोरोफाइट प्लांट अलग होता था, गेमेटोफाइट अलग होता था, क्योंकि स्पोरोफाइट स्पोर छोड़ देता था हवा में, जाओ देख लो, और वो स्पोर जर्मिनेट होकर के गेमेटोफाइट बनाते थे, अपनी अलग जिंदगी बसाते थे। यहाँ ऐसा नहीं होता। यहाँ क्या है कि गेमेटोफाइट भी पेरेंट स्पोरोफाइट पे ही डिपेंडेंट है, समझ में आ रहा है? यहाँ गेमेटोफाइट भी पेरेंट स्पोरोफाइट पे ही डिपेंडेंट है, अलग से ग्रो नहीं करते, इसीलिए इनका कोई अपना एग्जिस्टेंस तो हमने कंसीडर भी नहीं करेंगे। इसलिए जब हमसे पूछा जाएगा कि पाइनस की लाइफ साइकिल या जिम्नोस्पर्म की लाइफ साइकिल कैसी है, तो हमारा एक ही आंसर होगा, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। आया समझ में? आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे क्लास में। थैंक यू।